So good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and welcome back once again to Sonakia Math classes. And this is aptitude test number 10 and this is 10th of May 2020. So welcome back once again. First of all, I want to say Happy Mother's Day, okay, to all of you and to all of your mothers. So once again, from my side, Happy Mother's Day, right? So now this is the aptitude test number 10 and hope so it is going on in the right direction. It will help you a lot for your aptitude test, right? So please watch this video again and again and also tell others to watch my videos and subscribe my channel Sonakia Math Classes and also watch and share, right? So thank you. Now I am going to start this test and the question number 1 is in front of you, right? Okay, so the question number 1 is in front of you. निम्नलिखित में से किसने अपनी ऑनलाइन सेवा शुरू की है जो ग्राहकों को न केवल उनकी पसंद की कार का चयन करने और बुक करने की अनुमति देती है बल्कि विनिमय, खरीद, वित्त, पोषण और बीमा की सुविधा भी देती है? Who among the following has launched its online service online that allows customers not only to select and book the car of their choice but also facilitate exchange, purchase, financing and insurance? And the option number 1 is Mahindra, option number B Maruti Suzuki, option number C Kia Motors and option number D Tata Motors. इन चार में से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने कस्टमर्स को, याद रखना है, ऑनलाइन योजना शुरू की है जिसमें ना केवल वो अपनी गाड़ी का कलर, मॉडल ये सब चूज कर सकते हैं बल्कि घर बैठे खरीद, विनिमय, वित्त, पोषण, दैट मींस परचेज, फाइनेंसिंग, एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड टाइम इज ओनली 5 सेकेंड्स. ओके, सो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं. इसका सही आंसर है महिंद्रा. याद रखेंगे, महिंद्रा कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए इंडिया में एक फैसिलिटी दी है. ऑनलाइन एक पोर्टल स्टार्ट किया है जिसमें सारे के सारे कस्टमर्स घर पे बैठ के अपने वहां से एक कोई भी कार या ऑटोमोबाइल का क्या कर सकते हैं, कलर पसंद कर सकते हैं. वहीं पर बैठ के उसका बीमा, दैट मींस इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग एंड परचेज, सारी चीजें घर पे बैठ के कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में. तो याद रखिएगा वो कौन सी कंपनी है, महिंद्रा. चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज: किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया है? ओके, इन विच स्टेट अ यूनिक लोकली व्हीकल called Sanjeevani has been developed for the first time? Options are Jharkhand, option number B Madhya Pradesh, option number C Punjab and option number D Bihar. अगेन आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोच लीजिए. ओके, सो टाइम्स अप नाउ. योर राइट आंसर इट इज मध्य प्रदेश. याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का एक जिला है जो बुंदेलखंड में आता है जिसका नाम छतरपुर है. छतरपुर के लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत वहां पर एक काम किया है. वहां पर एक वाहन को विकसित किया है जिसका नाम संजीवनी है. और इस टाइम जब हमारा देश पूरा नोवल कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ रहा है, उसी वक्त यहाँ के डॉक्टर्स के लिए उन्होंने एक इस तरीके का व्हीकल को सेटअप किया है जिसमें लोगों की जांच लोगों को बिना टच किए हुए की जा सकती है. और इस वाहन का नाम क्या नाम रखा गया है? संजीवनी. ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? प्रदेश का नाम, स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है और उस जगह का नाम, जनपद का नाम छतरपुर है. तो याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एक काम किया गया है छतरपुर के लोगों के द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ, एक जंग के खिलाफ. चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपके सामने है यहां पर. और एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है?
and in English Govind Ballabh Pant Sagar Dam is situated on which river? And options are Hooghly, option number B Satluj, option number C Mahanadi and option number D Rihand। जल्दी से सोच लीजिए, आपके पास अगेन 5 सेकेंड्स का टाइम है और आपको आंसर इसका बताना है। ओके, इसका सही आंसर है रिहंद। जो रिहंद नदी है, रिहंद जो आपकी रिवर है, उस पर बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। याद रखिएगा सबसे पहले। और दूसरी बात, इसको आपको समझना है, ये उत्तर प्रदेश, एक कहां पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है, इसको भी याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के एक पिपरी नामक एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। साथ में याद रखेंगे, ये पूरे भारत देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। ओके, याद रखेंगे हम यहाँ पर, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नामक जिले में, तो सोनभद्र नामक जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। ये भारत देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर भी यही होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो उत्तर प्रदेश की रिहंद नदी सोनभद्र जिला पिपरी नामक स्थान पर 70 वर्ग मील में बना हुआ है। राइट, चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है और हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर हिंदी का। याद रखेंगे सभी लोग। ओके, हिंदी का आपका सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कठिन काव्य के प्रेत कवि किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी रहीमदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास एंड ऑप्शन नंबर डी केशवदास। जल्दी से बताइए, कठिन काव्य का प्रेत कवि किसे कहा जाता है? और आपको इसे याद रखना है, सबसे बड़ी बात। राइट, आप इसको बताइए जल्दी से। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। इसका सही आंसर आपके सामने अगेन ऑप्शन नंबर डी केशवदास। आप याद रखेंगे, हिंदी साहित्य में केशवदास जी को कठिन काव्य का कवि कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी के काव्य को अलंकारों से बिल्कुल भी नहीं सुशोभित किया है, सज्जित किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में वर्जित है। इसी की वजह से इनको कठिन काव्य का प्रेत कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो आपकी रचनाएं हैं उनको याद रखना है आपका, बहुत अच्छी है इनकी। एक है आपकी, याद रखेंगे हम, रामचंद्रिका, और एक इनकी है रसिक प्रिया। ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन काव्य का प्रेत या कठिन काव्य का कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखना केशवदास। चलेगा, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? आपको लिंग के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है। यहाँ पर 3 शब्द आपके स्त्रीलिंग नहीं है, केवल एक ही शब्द स्त्रीलिंग है, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए सील, ऑप्शन नंबर बी शक, ऑप्शन नंबर सी शहद एंड ऑप्शन नंबर डी शराब। जल्दी से सोचिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और टाइम है आपके पास 5 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। इसका सही आंसर एक बार दोबारा से ऑप्शन नंबर डी शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। And I am hoping so most of the students are giving the right answers and matching with the right answers. That is why their confidence is up. If the some of the students are not doing so, that means they have to need some work and they have to need some more hard work on your preparations, because it is a very good going now for your aptitude test. If you are scoring 9 or 10 out of 10, that means your preparations are on up to mark, right? If it is not, so you have to need more preparations, right? तो यहाँ पर शराब एक शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा सील, शहद और शक सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलेगा, स्त्रीलिंग ऐसे शब्दों को कहते हैं जहां से हमें उसके स्त्री भाव का प्रयोग पता चलता है किसी भी वाक्य के दौरान।
चलेगा, हम बात करते हैं, अब हम इंग्लिश पोर्शन की तरफ आते हैं और हमारा इंग्लिश पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिएगा, राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैन। ऑप्शन नंबर ए मोनार्की, ऑप्शन नंबर बी ओलिगार्की, ऑप्शन नंबर सी प्लूटोक्रेसी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑटोक्रेसी। जल्दी से सोच लीजिए, आपको 5 सेकंड्स का अगेन टाइम दे रहे हैं। यू हैव टू राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैन। मोनार्की, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। ओके, इसका सही आंसर आप लोगों के सामने है, इसका सही आंसर है ओलिगार्की। याद रखेंगे, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते तो हम बता देते, अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती। ऐसे सारे क्वेश्चंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैन, एक ऐसा प्रदेश जहां पर क्या होता है, कुछ लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर राज करते हैं। मोनार्की मींस जानते हैं आप लोग, राजतंत्र होता है, राजा के द्वारा किया गया शासन, तो राजा एक होता है। ओलिगार्की मींस होता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र का मतलब होता है कुछ लोगों के द्वारा किया गया राज। समझ में बात आ गया? तो ओलिगार्की इसीलिए है क्योंकि जो है फ्यू स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैन, मतलब ऐसा राज्य जहां पर कुछ लोग ज्यादा लोगों का शासन करते हैं, तो क्या मतलब हो गया ओलिगार्की। प्लूटोक्रेसी मींस होता है धनतंत्र। धनतंत्र मतलब समझ में आ गया, धन मतलब क्या होता है, मनी के द्वारा किया गया राज कहलाता है आपका प्लूटोक्रेसी। एंड ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, तानाशाही, जो एक वक्त में किसके सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइमिंग में आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम एडोल्फ हिटलर, जर्मनी में जो ऑटोक्रेसी हुई थी। इस वक्त जो हम लोग मानते हैं आजकल नॉर्थ कोरिया में, जो आप लोगों ने जिम उन जोंग जो आप काम कर रहा है, उस तरीके से ऑटोक्रेसी वहां पर चल रही है। तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ऑटोक्रेसी तानाशाही होती है, ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र होता है, मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है, और प्लूटोक्रेसी धनतंत्र होता है। तो ऐसा राज जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ज्यादा लोगों के ऊपर शासन किया जाता है कहलाता है ओलिगार्की। राइट, आर यहाँ पे साइलेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, दूसरा क्वेश्चन आपके इंग्लिश पोर्शन का हम देखते हैं यहाँ पर, और आपके पास में क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक वर्ड दिया गया है, उसकी सही स्पेलिंग चूज करनी है, एंड द वर्ड इज वेटरनरी। ओके, आप जानते हैं, तो स्पेलिंग आज VETARINARY, ऑप्शन नंबर बी VETENINARY, ऑप्शन नंबर सी VETINARY एंड ऑप्शन नंबर डी VETERINARY। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड्स का आपके पास में टाइम है। ओके, दिस इज द टाइम्स अप नाउ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेटरनरी। आप जानते हैं वेटरनरी मींस क्या होता है, जब आपके घरों में जो आपके पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल्स है लाइक दैट डॉग, कैट और बफेलो एंड काउ, जब वो बीमार हो जाते हैं तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। तो आप लोगों ने वो डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करता है, जानवरों के डॉक्टर को हम लोग का जो आपका हॉस्पिटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेटरनरी। याद रखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, वेटरनरी। ओके, इसकी जो स्पेलिंग सही है वो स्पेलिंग होती है VETERINARY, वेटरनरी। ओके, याद रखना है वेटरनरी। ओके, RI यहां पर थोड़ा सा साइलेंस मोड पे है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वेटरनरी। ओके, वेटरनरी, लेकिन री को बहुत ही छोटा लेना है, तो वेटरनरी। ओके, वेटरनरी मींस पशुओं का इलाज जहां पर होता है उसे हम बोलते हैं वेटरनरी, और वेटरनरी डॉक्टर मतलब पशुओं का डॉक्टर। चलेगा, अब हम आगे आ जाते हैं अपने पोर्शन पे, मैथमेटिक्स पोर्शन पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, तो देखिएगा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल पाइप इज 264 मीटर स्क्वायर, राइट, and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of diameter to its height. एक बेलनाकार स्तंभ का घुमावदार सतह क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, इसकी धारिता 924 घन मीटर है,
इसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके पास में इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके ऑप्शंस हैं 3:7, ऑप्शन नंबर बी 7:3, ऑप्शन नंबर सी 6:7 एंड ऑप्शन नंबर डी 7:6। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। आपके पास टाइम सेकंड्स रहेंगे 20 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट, होप सो आपने कर लिया होगा जल्दी से। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने मैं बता रहा हूं 7:3। अब इसमें से आप देखिएगा तो आपको एक क्या बोला जा रहा है, सिलेंडर मतलब बेलन। तो आप जानते हैं इसका घुमावदार या फिर हम बोले कर्व सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। राइट, तो 2πRH की वैल्यू हमें दे रखी है 264। तो आप 2 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। तो ये कितने आ जाएगा 132। राइट, तो πRH की वैल्यू डायरेक्टली 132 हमारे पास में आ गई है। राइट, अब आपके पास वॉल्यूम मतलब धारिता, धारिता मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं πr²H। और इसकी जगह पे हमारे पास में कितना दे रखा है 924। राइट, तो आपके पास में बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि आपको देखिए πr²H को आप कैसे लिख सकते हैं, πRH इंटू R इक्वल टू 924। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और πRH की आपके पास वैल्यू दी गई है कितनी, 132 इंटू R इज इक्वल टू 924। तो आप यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 924 अपॉन 132। और 132 से इसको अगर आप डिवाइड लगाएं तो 13 बन जाए 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। नियर बाई 7 आ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा 7 आ रहा है कि नहीं। 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21 और 2, 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9, बिल्कुल आ गया। तो R की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। लेकिन जो आपको रेशियो निकालना था वो डायमीटर टू रेशियो, डायमीटर टू हाइट है, मतलब व्यास से ऊंचाई का। तुम्हारा डायमीटर हमने कितना निकाल दिया, ध्यान से देखिए 7 2 कितना होता है 40। क्लियर है। अब हमारे पास में यहाँ पे πRH की वैल्यू दी गई है 132। राइट, तो यहाँ पे आप πRH की वैल्यू ले लीजिएगा। राइट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूं, आपके पास पता चल जाएगा। तो D की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई कितनी 14 सेंटीमीटर। और πRH की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो 132 थी। ओके, तो पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए। R की वैल्यू हमने निकाली है 7 और हाइट इज इक्वल टू 132। 7 से 7 कट गया तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132/22। और 22 से 132 कितने टाइम चला जाता है हमारा 6 टाइम। राइट, तो हमें रेशियो निकालना था डायमीटर अपॉन हाइट का, तो 14:6। तो 14:6 तो आ नहीं रहा है, तो ये सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से कितने टाइम 7 टाइम और 2 से कितने टाइम 3 टाइम। तो 7:3 आपका राइट आंसर आ गया। यहां पर हमें क्या आने चाहिए थे, दो फॉर्मूले आने चाहिए थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन πr²H, R यहाँ पर रेडियस मतलब त्रिज्या, और हाइट यहाँ पर ऊंचाई मतलब हाइट है। राइट, और दूसरा आपको आना चाहिए था घुमावदार सतह का क्षेत्रफल अर्थात कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, दैट इज क्या होता है 2πRH। उन दोनों फॉर्मूलेस या फिर सूत्रों के आधार पर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। सो क्वेश्चन आपके सामने है 3 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting at most 2 head। 3 सिक्के यदृच्छा उछाले जाते हैं, सबसे अधिक 2 हेड आने की क्या संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 3/8 और ऑप्शन नंबर डी 7/8। ओके, तो जल्दी से सोचिए इसका। अगेन आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होप सो आपने इसका सही आंसर चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है 7/8, राइट। अब इसका सही आंसर 7/8 आ रहा है, तो आपको यहां पे समझना है थोड़ा सा, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो आपको पता है तीन आपके कोई भी कॉइन्स हैं, तीन सिक्के हैं जिनको उछाला जा रहा है, तो सबसे पहले हमें एनएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो 3 कॉइन्स को फेंका जाएगा तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। एच एच एच, तीनों पे हेड हो सकता है, तीनों पर टेल हो सकता है। पहले 2 पर हेड, तीसरे पर टेल हो, पहले दोनों पर टेल, दूसरे पर हेड हो। अच्छा, यहां पर भी टेल, यहां पर भी टेल, यहां पर हेड हो। तो सिमिलरली आप यहां पर भी हेड, यहां पर भी हेड और यहां पर टेल कर सकते हैं। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर टेल टेल, पहले वाले पर टेल, दूसरे वाले और तीसरे वाले पर हेड हेड। ये आपके टोटल अटेम्प्ट हैं। अगर इस तरीके से ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या इसके अलावा बन सकते हैं? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। मतलब एक टोटल मिला के 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हमारे पास में जो एनएस की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्या है आपकी? अटेम्प्ट। समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हम लोग न्यूमेरिकल इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। एनी मतलब नंबर ऑफ एलिजिबल इवेंट अपॉन टोटल सम ऑफ इवेंट। तो टोटल सम ऑफ इवेंट तो आ रहा है 8। अब आपको किसके लिए प्रायिकता निकालनी थी? 2 से अधिक आने के लिए, सबसे अधिक 2 हेड आने के, मतलब सबसे अधिक 2 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो सबसे ज्यादा 2 के अलावा कम तो कितना भी आ सकते हैं, क्योंकि एट मोस्ट बोला गया है, मतलब सबसे ज्यादा। कम मतलब 0 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा ना आए। तो 2 से ज्यादा केवल किस में आ रहे हैं? एक केस में, हेड हेड हेड। तो इसके अलावा हटा दो तो एनी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 7। समझने की कोशिश कीजिए, सबसे अधिक 2 हेड आने की, मतलब एट मोस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम नहीं बोला गया, मतलब सबसे ज्यादा 2 आए। तो सबसे ज्यादा 2 मतलब 2 से ज्यादा ना आए। 2 से ज्यादा कितना होता है? 3, 4, 5। तो यहाँ पे 4, 5 तो होना नहीं है, 3 ही होना है, वो है हेड हेड हेड। इसके अलावा किसी में भी आप देख लीजिए, इसमें क्या 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, 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 नहीं है। दैट मींस एनी की वैल्यू 7 हो गई। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एनी अपॉन एनएस, राइट। एनी की वैल्यू है 7 और एनएस की वैल्यू है 8। आंसर कितना आ गया? 7/8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके आज का मैथमेटिक्स का आखिरी न्यूमेरिकल है आपका, और होप सो आप लोग इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चूज द नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स इन गिवन सीरीज 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17, डैश। दी गई श्रृंखला में अगली संख्याओं का जोड़ा क्या होगा? 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17, डैश एंड डैश। ऑप्शंस आर 22 and 35, 35 and 19, 19 and 35, 19 and 24। जल्दी से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ज्यादा हो गया, 4 सेकंड ज्यादा देते हैं। दैट मीन्स आपका हो गया ना? चलेगा, इसका मैं आपको सबसे पहले तो आंसर सही बता देता हूं। इसका सही आंसर है 19 and 35। अभी होगा कैसे तो इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझा दूं यहां पे। ओके, तो आपके पास सीरीज दी गई थी, तो आप ध्यान से देखो 3, 5, 35, 10, 12, 35 और 17, डैश डैश। मतलब यहाँ पे जो 35 आ रहा है तीसरे पर, यहाँ पे भी 35 आ रहा है तीसरे पर, तो यहाँ पे भी 35 आ जाएगा तीसरे पर, राइट? आया समझ में? चलिए, मतलब एक ऐसा है आपका, कोई भी आपका इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा, 3 में अगर मैं 10 में लिखूं, क्या कोई रिलेशनशिप आ रहा है? 7। 5 और 12 में भी कितने का आ रहा है? 7। 10 और 17 में भी कितने का आ रहा है? 7।
तो 12 और इस नंबर में भी कितने का आएगा 7 का, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 कॉमा 35 बिकॉज 35 डजंट चेंज बट फर्स्ट टू नंबर्स आर चेंजिंग विद द सक्सीडिंग नंबर विद द एडिशन ऑफ 7, राइट। तो आप देखेंगे 3 में 7 ऐड किया तो 10 आ रहा है, 5 में 7 ऐड किया तो 12 आ रहा है, 10 में अगेन 7 ऐड किया तो 17 आ रहा है, 12 में 7 ऐड करेंगे तो 19, 35 will be 35 will be 35. So the series will be just like that, right? So hope so आपको ये सारे के सारे आप लोगों के क्वेश्चंस लगभग अधिकतर बच्चों के सही हुए होंगे। अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में एप्टीट्यूड नंबर 11 में। तब तक की मुझे दीजिए परमिशन, मैं चलता हूं और आप अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा बनाइए, कल आप जिसकी वजह से आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकें। ओके, थैंक यू।